नमस्कार, मी सागर समदूर. आपण पाहतात 24 सातपुडा न्यूज चॅनल. 24 सातपुडा न्यूज चॅनलच्या वतीनं आज आम्ही विशेष अतिथी म्हणून या संपूर्ण भारतामध्ये ओळखल्या जाणारे मूल नायक माननीय वामन मेश्राम साहेब. वामन मेश्राम साहेब पुण्या राजकीय पक्षासाठी काम करत असून वामन मेश्राम साहेब आज रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर येथील बौद्ध स्तूप वाचवण्यासाठी इथं आलेले आहेत. तर मी सर्वप्रथम जय भीम. मैं ये इंटरव्यू मैं हिंदी में बात करता हूँ सर, कि ताकि सभी लोगों को ये पहुँच सके, इसलिए. तो सर मैं सब में पहले आपसे ये बात करता हूँ, ईवीएम का फंडा क्या है सर? आप हमेशा ईवीएम के बारे में बोलते हो, तो ये क्या है ईवीएम? वोटिंग जो है जब से ईवीएम के द्वारा हो रही है सर तो ईवीएम के विरोध में जो ऑब्जेक्शन है वो मेरा तुम्हारा किसी का ऐसा नहीं है. ईवीएम के विरोध में जो ऑब्जेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का ही है. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ईवीएम के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता. अगर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप करे, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप करे, तो वो ऐसा कह सकते हैं कि तुम चुनाव हार गए इसलिए ऐसा कह रहे हो. मगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई चुनाव तो लड़ा नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद पता किया तो उसको पता चला कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता. यह 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ निर्णय है, जजमेंट है. मैं तुम्हारा उसका वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है. इसलिए बहुत सीरियस बात है, बहुत गंभीर बात है. लेकिन आप तो ईवीएम तोड़ने की बात है, क्या चुनाव 12 लाख से लेकर 15 लाख तक बूथ रहने वाले हैं और एक बूथ पर एक मशीन के हिसाब से देखा जाए तो 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथ रहने वाले हैं. यदि चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर से चुनाव करने की बात को स्वीकार नहीं किया, ये गैर कानूनी नहीं है. बैलेट पेपर पर चुनाव करवाना गैर कानूनी नहीं है. अभी भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जा सकता है. भारत के संवैधानिक कानून में आज भी व्यवस्था है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग बेंट अपॉन क्यों है. अमेरिका के लोग बैलेट पेपर पर चुनाव करवा रहे, इंग्लैंड के लोग बैलेट पेपर पर चुनाव करा रहे, जापान के लोग बैलेट पेपर पर चुनाव करा रहे, जर्मन के लोग बैलेट पेपर पर चुनाव करा रहे. सारे दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसीज है वो सारे बैलेट पेपर पर चुनाव करवा रहे हैं. जो टेक्नोलॉजी में भारत से कई ज्यादा आगे है वो बैलेट पेपर पर चुनाव करवा रहे हैं. अमेरिका के लोग भारत से टेक्नोलॉजी में पिछड़े है क्या? वो अगड़े है. वो भी बैलेट पेपर पर चुनाव करवा रहे हैं. उनको पता है, उनको पूछा गया क्या है, इसमें गड़बड़ी होने की संभावना. तो इसलिए हम लोग गड़बड़ी होने की संभावनाओं वाले तरीके से चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं. ऐसा अमेरिका के लोग, जापान के लोग, जर्मनी के लोगों ने स्वीकार किया. इसलिए हम लोग ईवीएम से चुनाव करवाने का जो काम है वो गलत है, क्योंकि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव भारत के प्रजा का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है. इसके लिए लड़ रहा हूं मैं. जो ब्राह्मण ईवीएम से चुनाव नहीं चाहता है उसके लिए भी लड़ रहा हूं. अगर जो वो अकेले मान लो कर नहीं पा रहा है तो उसके लिए भी लड़ रहा हूं, क्योंकि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर आना चाहिए. ये भारत के तमाम जाति के लोगों की मांग है. मैं लड़ रहा हूँ संगठित रूप से. तो सर यदि चुनाव आयोग ने नहीं माना तो ईवीएम छोड़ेंगे. तो आपको डर नहीं लगता मोदी का? गुजरात में जाके मैं जेल में जाके आया. मोदी का डर सारे दुनिया वालों को लगता है, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैं पहले गुजरात के जेल में जाके फिर वापस आ गया. डर खत्म हो गया, मुझे डर नहीं लगता. अभी तो आपने भाजपा के नाक में बहुत दम करके रखा है.
इतना ही नहीं तो भाजपा में नाक होगा तो दम होगा, तो भाजपा में नाक का है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि सर आरएसएस के हेडक्वार्टर पर सब में पहले आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपने सब में पहले ऐसा भारत में किसी फुले शाह अम्बेडकर के किसी भी आंदोलन और संगठन के लोगों में दम कहाँ है जो हमारे पास है, जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाके मोर्चा निकाल सके। केवल हमारे पास ही इतनी ताकत है, और ताकत से ज्यादा हिम्मत। तो उसका फलित क्या हुआ? हाँ? उसका फलित क्या है? तब से डरे होते क्या होगा? तब से डरे होते। सर अभी मैंने उनको चेतावनी दे रखा है कि अभी तो केवल इतना ही किया है, उससे और आगे मेरे पास और तरीके हैं। कल मैंने कहा सेंट्रल में तुम्हारी सरकार नहीं रही और मैंने तुम्हारा मोर्चा निकाला तो क्या होगा? अभी इंडिया गठबंधन के लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, समर्थन दो समर्थन दो समर्थन दो। अगर मैंने समर्थन दिया तो बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली। इतनी हमारी ताकत है। अगर हमारी ताकत कितनी है तो अपने बलबूते एक भी कैंडिडेट हम चुनाव नहीं जितवा सकते, मगर हम अगर किसी के समर्थन में खड़े हो गए, हर भरा के वोट पड़ेंगे और उनके कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा जीत के आएंगे। कितना जीत के आएंगे? सरकार बनाने लायक जो बहुमत चाहिए उतना जीतेंगे। लेकिन सर ये नियम है ना, तो जब हमारी ताकत जुड़ेगी तो फिर चुनाव आयोग वालों को भी सोचना पड़ेगा, चुनाव आयोग वालों को भी सोचना पड़ेगा। अभी तो लोकसभा का चुनाव का माहौल बड़े जोरों शोर से चालू है, तो इस समय मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप क्या गठबंधन करोगे और किसके साथ में गठबंधन करोगे? क्योंकि शरद पवार साहब तो आपसे बार बार मिले। वो लोग मेरे साथ बातचीत करने के लिए बार बार आ रहे हैं, आ रहे जो भाजपा वाले थोड़ी आ रहे, वो लोग आ रहे हैं। उनको लगता है कि इनका समर्थन हमको मिलना चाहिए। अभी तक मैंने उनको समर्थन नहीं दिया है, अभी तक मैंने इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया है, क्योंकि अभी भी थोड़ा समय है। तो महाराष्ट्र में आप कितने लोग खड़े करोगे और भारत में कितने लोग खड़े करोगे आपके पार्टी के माध्यम से? देखो, क्योंकि आप मूल अगर हम लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े तो आउट ऑफ 543 400 सीटों पर लड़ेंगे। अगर गठबंधन में लड़े तो गठबंधन में जो सीटों का लेन देन होगा उसके हिसाब से लड़ेंगे, और गठबंधन के संबंध में लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ दिन में इस पर हम लोग कोई निर्णय करें। हमारा आरपीआई जैसा नहीं है, उन्होंने कह दिया और हमने मान लेना है। हम आरपीआई थोड़ी है कि किसी ने कह दिया और उसके पीछे 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 ना है। आप भून के बारे में यहाँ आए हो, भून ये बौद्धकालीन समय का बहुत बड़ा स्तूप है, तो इसलिए आप बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है, संग्रामपुर तालुका अंतर्गत यानी तहसील के माध्यम से ये भून आता है। तो भून के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये भून का जो स्तूप है, ये पानी के अंदर डुबाने की साजिश आरएसएस भाजपा ने की है। ये उनको बहुत ज़्यादा महंगा है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीरियस बात है। फडणवीस को और इन लोगों को फिर महाराष्ट्र छोड़ के भागना पड़ेगा। पागल लोग हैं, केवल एक नाम बदलने के लिए 16 साल तक लड़ते रहे बाबा साहब आम्बेडकर के नाम के लिए। तो पागल लोग हैं, छोड़ते नहीं फिर किसी को। और फिर फडणवीस तो नागपुर में रहते हैं, जो नाग लोगों का राजधानी में रहते हैं, छोड़ेंगे नहीं। अभी भारत सरकार में शिक्षा के बारे में बड़ी उलझ चालू हुई। क्या हुआ कि अभी एजुकेशन के बारे में SC ST OBC के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा नहीं मिलती है, तो उसके लिए आप प्रस्तुति कीजिए। देखो, सरकारी शिक्षा और निजी शिक्षा में बहुत अंतर आ गया है। बेहतरीन शिक्षा निजी स्कूलों में हो रही है और सरकारी स्कूलों में बढ़िया शिक्षा हो नहीं रही। और हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को
सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है जो निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सके। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये केवल महाराष्ट्र की समस्या नहीं है, ये तो देश भर की हमारे लोगों की समस्या है। तो धन्यवाद सर। इसी बात पे मैं वामन मेश्राम साहब जी ने बहुत खूबिया से अपने सवाल का जवाब दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा के बारे में भी उन्होंने कहा है, ईवीएम के भी बारे में उन्होंने कहा है कि यदि चुनाव हो गया तो हम उसको फोड़ेंगे। तो ये सब बातें सर ने हमारे साथ शेयर की है। मैं सागर संगम 24 न्यूज़ चैनल से उनको धन्यवाद देता हूँ इस समय पर।